चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज का डिस्कशन, जो कि है ड्रग इंटरेक्शन पे। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा? ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? हम्म। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? सर, दो के बीच में जो रिएक्शन होता है। हम्म। अच्छा अनुमान लगाया है आपने। देखो, ड्रग मतलब तो दवा, दवाई, औषधि, जो बीमारी ठीक करती है। ठीक है। अब इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटर एक्शन। तो इंटरेक्शन के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, और उन दोनों लोगों के बीच में जो आपसी लेन देन होता है, जो एक्शन रिएक्शन होता है, उसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। अब ये जो वर्ड है ड्रग इंटरेक्शन, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ड्रग किसी के साथ इंटरेक्ट करेगी, ड्रग ड्रग के साथ इंटरेक्ट करेगी, या ड्रग किसी बीमारी के साथ इंटरेक्ट करेगी, या ड्रग किसी जेंडर के साथ स्पेशल इंटरेक्शन रख सकती है। कुछ दवाइयां ऐसी है जो फीमेल को प्रिस्क्राइब की जाती है, मेल को नहीं प्रिस्क्राइब करते, है ना। कुछ दवाइयां ऐसी है जो बूढ़ों को नहीं दी जाती, कुछ दवाइयां ऐसी है जो गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती, कुछ दवाई ऐसी है जो नवजात शिशुओं को नहीं दी जाती, बच्चों को नहीं दी जाती जिनकी एज 14 साल से कम है। कुछ दवाई ऐसी है जो लैक्टेटिंग मदर, जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही होती है, उनको नहीं दी जाती, क्योंकि उन दवाइयों का एक्सक्रीशन मिल्क के थ्रू होता है ना। तो मिल्क के थ्रू वो दवाइयाँ छोटे बच्चों में जा सकती हैं, और छोटे बच्चों को दवाइयों की जरूरत है नहीं, और उनकी बॉडी में दवाई जाएगी तो छोटे बच्चों को हानि पहुंचाएगी। तो ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है दवाइयों का, दवाइयों से इंटरेक्शन। इसको हम बोलते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि दवाइयाँ डिजीज के साथ, दवाइयाँ दवाओं के साथ और एज के साथ किस तरह से अपना इंटरेक्शन शो करती है। ठीक है। तो ड्रग इंटरेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, दूसरा है ड्रग फूड इंटरेक्शन, तीसरा है ड्रग लैब टेस्ट इंटरेक्शन, और ड्रग डिजीज इंटरेक्शन। ठीक है। दवाइयाँ जब बॉडी में जाती है तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। किसी न किसी रूट से दवाइयों को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। फिर दवाइयाँ यदि ओरल रूट से ली गई हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म के बाद में एलिमिनेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है। इसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। बॉडी ड्रग का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? बॉडी और ड्रग का इंटरेक्शन फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है। दवाई बॉडी के साथ क्या करेगी, और बॉडी दवा के साथ क्या करेगी? बॉडी दवा के साथ जो करेगी उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, और दवाई बॉडी के साथ जो करेगी उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है। और ये ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकॉन मीन्स होता है दवाई, है ना। तो फार्माकोलॉजी का मतलब होता है दवाइयों का अध्ययन। ठीक है। स्टडी ऑफ मेडिसिन, कि दवाइयाँ बॉडी पे कैसे एक्शन देती हैं, दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या उनके क्लिनिकल यूजेस हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई दी जाती है, कितनी मात्रा में दी जाती है, उसकी डोज की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसके ड्रग इंटरेक्शंस क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है किन परिस्थितियों में वो दवाइयाँ नहीं देनी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो आप उसको ग्लूकोज का बॉटल नहीं लगाओगे। कोई पेशेंट है हाइपरटेंशन का तो आप उसको नमक नहीं दोगे। ज्यादा ज्यादा नमक खाएगा तो उसका हाइपरटेंशन बढ़ेगा। ठीक है। तो जब भी डॉक्टर पेशेंट को दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो उसको परहेज बताता है वो, कि भैया ये दवाई जब तक चलेगी दारू मत पीना, ये दवाई जब तक चलेगी तब तक तंबाकू गुटखा मत खाना, ये दवाई जब तक चलेगी तब तक ये फला काम मत करना, है ना।
तो उसको XYZ जो भी सजेशन है डॉक्टर उसको देता है। क्यों? क्योंकि दवाइयों का ज्यादा अच्छा एक्शन आ पाए। तो हमने समझा कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। काइनेटिक्स को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपने काइनेटिक स्कूटी कभी ना कभी चलाई होगी, है ना। काइनेटिक मतलब मूवमेंट, तो दवाई का शरीर में जो मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक्स। और डायनेमिक मतलब पावर होता है, हम बोलते हैं ना बड़ी डायनेमिक पर्सनालिटी है। तो डायनेमिक मतलब पावर। पावर किसके पास है? दवाई के पास है। ठीक है। और जब इंसान दवा खाता है तो दवा उसको फायदा भी करती है और नुकसान भी करती है, डिजायरेबल इफेक्ट भी देती है और अनडिजायरेबल इफेक्ट भी देती है। डिजायरेबल मतलब जिसकी जरूरत है, और अनडिजायरेबल मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। वो कहावत सुनी है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वैसे ही दवाइयों के साथ साइड इफेक्ट हमें मुफ्त में मिलते हैं, बाय वन गेट वन, है ना। अब किसी पेशेंट को कैंसर हो गया, पता है कि अब मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगा, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी। तो दवाई तो इसलिए लिख के दी थी कि कैंसर ठीक हो जाए, लेकिन कैंसर ठीक होने के साथ साथ उसके बाल पूरे झड़ गए, पेशेंट गंजा हो गया। तो अब ये साइड इफेक्ट हुआ या नहीं? है ना। पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक इसलिए दिया कि वो सूक्ष्म जीव को एंटीबायोटिक मारेगी और पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, पेशेंट ने जैसी एंटीबायोटिक खाया उसको उल्टी हो गई। तो ये इसका साइड इफेक्ट हुआ या नहीं? पेशेंट ने एंटीबायोटिक खाया, बोले साहब मेरा तो पेट खराब हो गया, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को एसिडिटी हो रही है, और पहले नहीं हो रही थी। अभी आप ये दवाई जब से आपने दी है मुझे, तब से ही हो रही है ये। तो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक खाई, पेशेंट को गलगस्ती आ रही है, थका थका सा लग रहा है, मरियल जैसे बिस्तर पे ही पड़ा है, उठ ही नहीं रहा है वो, उसका एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो गया है ना। उसको उल्टी आ रही है, मितली आ रही है, उसको खट्टी डकारें आ रही हैं, उसका खाना नहीं पच रहा, पेट उसका मरुड़ मरुड़ के दुख रहा है। तो ये सब क्या है? ये दवाइयों के साइड इफेक्ट है। किसी पेशेंट ने कोई दवाई खाई, उसकी बॉडी में रेड रैसेस आने लग गए, है ना, स्किन पे इचिंग होने लगी, है ना। ये जो ऐसी मेटालिक प्रिपरेशंस होती हैं, उसको खाने के बाद स्किन पे इचिंग होने लगती है ना। अब जैसे किसी पेशेंट ने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ दूध पी लिया, तो उसका टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक असर भी नहीं दिखाता और दांत भी पीले पड़ जाते हैं, है ना। तो दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, वो सब हम ड्रग इंटरेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने देखा फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म और ड्रग का एलिमिनेशन। ठीक है। तो एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन होगा, तो हो सकता है कोई ड्रग किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कम कर दे, हो सकता है कोई ड्रग किसी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर दे, हो सकता है कोई ड्रग किसी ड्रग के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डाले, उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाए, वो बॉडी से एक्सक्रीट ना हो पाए। लिवर के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिससे लिवर ड्रग को मेटाबोलाइज करके बॉडी को ड्रग से मुक्त कराता है ना। क्योंकि ड्रग यदि लंबे समय तक बॉडी में सर्कुलेट होगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। तो जब दवाइयों का काम शरीर में हो जाता है तो लिवर उसको मेटाबोलाइज करके शरीर से बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीशन जिसको हम बोलते हैं, जो कि स्किन के थ्रू होता है, किडनी के थ्रू होता है। लिवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है, लंग्स के थ्रू होता है ना। दवाइयों का काम हो गया, अब उनको बॉडी से बाहर निकाल देगा लिवर। ठीक है। और जब दवाई बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो प्रोटीन से बाइंड होगी, और फिर प्रोटीन उसको साइट ऑफ एक्शन तक लेके जाएगा। साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? जहां पर दवाई की जरूरत है बॉडी में, यदि शरीर बीमार है तो कहीं ना कहीं तो दवाई की जरूरत पड़ेगी ना। लंग्स में इन्फेक्शन होगा, या कहीं किडनी में इन्फेक्शन होगा, माउथ में इन्फेक्शन होगा, आईज में होगा। तो जहां पर भी दवाई की जरूरत है, जहां पर बीमारी है, ठीक है, और वो बीमारी का कारण कोई भी हो सकता है, मैंने एक उदाहरण दिया इन्फेक्शन का, कोई भी कारण हो सकता है। तो जहां पर भी दवाई की जरूरत है उसको हम बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, जहां दवाई की जरूरत है। और दवाई वहां पहुंचती कैसे है? डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दवाइयों का एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ट्रांसफर होना।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन हुआ, एक्टिव डिफ्यूजन हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, है ना। इस तरह से दवाई का डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दवाई साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचती है और वहां पर अपना असर दिखाती है। ठीक है। और अपना असर दिखाने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद दवाई बॉडी से बाहर निकल जाती है, यूरिन या फीसेस के थ्रू। ठीक है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके थ्रू दवाइयाँ हमारी बॉडी पे काम करती है। और ड्रग इंटरेक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि किस दवाई के साथ हमें कौन सी दवाई नहीं देना है, किस बीमारी में हमें कौन सी दवाई नहीं देना है, इसकी स्टडी हम करते हैं ड्रग इंटरेक्शन में, है ना। आप किसी भी बुक से पढ़ोगे तो उसमें काफी एग्जाम्पल्स होंगे, तो जो एग्जाम्पल आपको इजी लगते हैं वो एग्जाम्पल्स आप याद कर लेंगे। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे डॉक्टर जब भी विटामिन सी प्रिस्क्राइब करता है, तो जैसे डॉक्टर ने आयरन प्रिस्क्राइब किया आपको, तो वो विटामिन सी लिखेगा उसके साथ। ठीक है। क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो दोनों कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा आइबूपेरा का कॉम्बिनेशन आता है। आइबूपेरा का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा एक्शन देता है क्योंकि उसमें सिनर्जिज्म होता है। सिनर्जिज्म मतलब होता है दो दवाइयों को यदि एक साथ दिया जाए तो उनका एक्शन ज्यादा अच्छा है। तो एक ही कैटेगरी की दो दवाइयों को एक साथ देने से उनका नेट एक्शन ज्यादा आता है, उसको हम सिनर्जिज्म बोलते हैं। ड्रग इंटरेक्शन पॉजिटिव भी होते हैं और ड्रग इंटरेक्शन नेगेटिव भी होते हैं। ड्रग इंटरेक्शन पॉजिटिव कब है? जब वो हमको फायदा पहुंचाए। ठीक है। जैसे आइबूपेरा का कॉम्बिनेशन दे दिया तो फायदा पहुंचा रहा है। जैसे हमने विटामिन सी और आयरन का कॉम्बिनेशन दे दिया, फायदा पहुंचा रहा है। जब जैसे हमने एंटीबायोटिक के साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिया, तो ये क्या फायदा पहुंचा रहा है? एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट को कम कर रहा है। तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के साइड इफेक्ट को कम करेगा तो हमको उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से ड्रग हमेशा कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। आप किसी किसी भी दवाई की पैकेजिंग पे जब उसका कंपोजिशन देखोगे तो आपको दो चार पांच कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, उसमें पांच छह इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। तो कुछ उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ एडिटिव्स होते हैं, कुछ एक्सिपिएंट्स होते हैं और कुछ एपीआई होते हैं जो उस ड्रग को सपोर्ट करते हैं। जैसे आइबूपेरा कॉम्बिनेशन का यदि टैबलेट है तो उसमें आइबूफेन और पैरासीटामोल दोनों ही एपीआई है, दोनों ही एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही आपके थेरापेटिक एजेंट्स हैं जो बीमारी को या किसी भी मेडिकल कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इंडिविजुअली इनका जो इफेक्ट है, इससे ज्यादा इफेक्ट इनके कॉम्बिनेशन में आता है ना। इसको हम सिनर्जिज्म बोलते हैं। सिनर्जिज्म में 1+1 = 3 होता है। मैथ्स में 1+1 = क्या होगा? 2 होगा, लेकिन सिनर्जिज्म में 1+1 = 3 होगा। मतलब एक्शन बढ़ जाएगा, दवाइयाँ ज्यादा अच्छा एक्शन देंगी। तो इंटरेक्शन हमने समझा पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव इंटरेक्शन क्या है? एक दवाई के साथ दूसरी दवाई हमने यूज की तो दूसरी दवाई का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, बॉडी से एक्सक्रीशन कम हो गया, उसके साइड इफेक्ट बढ़ गए, या उस दवाई ने उसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन बना लिया तो वो दवाई डीएक्टिवेट हो गई, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। अब हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जिसका इफेक्ट ड्रग इंटरेक्शन पे पड़ता है। पहला तो है मल्टीपल ड्रग थेरेपी। मतलब डॉक्टर जब चार पांच दवाइयां एक साथ देता है तो उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। इसका नॉलेज होता है फार्मासिस्ट को, क्योंकि फार्मासिस्ट दवाइयों को बहुत गहराई से पढ़ता है। तो ड्रग इंटरेक्शन का जितना नॉलेज फार्मासिस्ट को होता है उतना दुनिया में किसी को भी नहीं होता। ठीक है। क्योंकि फार्मासिस्ट दवाई बनती कैसे है ये भी पढ़ता है, और दवाइयों में क्या कितना कब डाला गया है, क्यों डाला गया है, वो सब फार्मासिस्ट जानता है। तो फार्मासिस्ट को ड्रग इंटरेक्शन का और ड्रग में जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं उससे उसको इंटरेक्शन का पूरा आइडिया रहता है। तो जब डॉक्टर चार पांच दवाइयां साथ में लिखता है ना, तो उसको फार्मासिस्ट ही गाइड करता है कि भाई ये दवाइयों का इंटरेक्शन सही है या नहीं। क्योंकि जब ज्यादा दवाइयां एक साथ दी जाती है तो उनके इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। ठीक है। क्योंकि वो कंपनी ने इंडिविजुअली एक दवाई बनाई है, दूसरी कंपनी ने दूसरी दवाई बनाई है, तीसरी कंपनी ने तीसरी दवाई बनाई है, लेकिन उनमें दवाइयों के साथ साथ उसमें एक्सिपिएंट भी तो डाले गए हैं, एडिटिव्स भी तो डाले गए हैं, है ना। एक्सिपिएंट एडिटिव्स आप पढ़ चुके हो फार्मास्यूटिक्स में। तो एक दवाई के एडिटिव्स
दूसरी दवाई के एडिटिव से भी तो इंटरेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो ये भी तो एक इंटरेक्शन ही हुआ ना, ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी होता है, फैक्ट्रीज में भी होता है। ड्रग का कंटेनर के साथ रिएक्शन होता है ना, ग्लास के साथ, मेटल कंटेनर के साथ, प्लास्टिक के साथ, है ना। और ड्रग्स का लैब इक्विपमेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये सभी आता है आपका ड्रग इंटरेक्शन में। तो ब्रॉडली देखा जाए तो ड्रग इंटरेक्शन तीन टाइप के होते हैं: फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक और फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन। ये तीन टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, आप ध्यान रखना: फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोडायनेमिक और फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या देखा? एडीएमई के साथ ड्रग का इंटरेक्शन। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा? कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के साइड इफेक्ट को कम कर रही है, या एक ड्रग दूसरे ड्रग के साइड इफेक्ट को बढ़ा रही है ना, या एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को कम कर रही है ना, या एक पर्टिकुलर ड्रग किसी पर्टिकुलर पेशेंट में किसी कारण से नहीं दी जा रही, है ना। तो ये सब हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये है आपका ड्रग इंटरेक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ड्रग इंटरेक्शन दो प्रकार के होते हैं, इसको ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ ये काम कर रहे हैं, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, इस बेसिस इसको क्लासिफाइड किया गया है। इन वीवो और इन विट्रो ड्रग इंटरेक्शन। इन वीवो मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, और इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। तो ड्रग का इंटरेक्शन बॉडी के अंदर भी हो सकता है और ड्रग का इंटरेक्शन बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बाहर होगा तो इन विट्रो, बॉडी के अंदर होगा तो इन वीवो। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन। पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, जेंटामाइसिन भी एंटीबायोटिक है, लेकिन ये दोनों एंटीबायोटिक को कभी साथ में नहीं दिया जाता। यदि इनका साथ में हम देंगे तो दोनों का एक्शन नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए हम इनका कॉम्बिनेशन नहीं देते। हम बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके साथ हम एंटासिड्स नहीं देते, क्योंकि एंटासिड्स में क्या होते हैं, है ना, एंटासिड्स में क्या होता है, इसमें होता है बेसिस, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें जो मेटल्स प्रेजेंट होती हैं वो कॉम्प्लेक्सेशन बना लेती हैं दूसरी दवाइयों के साथ। तो बहुत सारी दवाइयों के साथ हम एंटासिड नहीं देते। ठीक है, क्योंकि एंटासिड में कॉम्प्लेक्सेशन बनाने का गुण होता है, जिसकी वजह से दवाइयों का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और वो एज इट इज बॉडी से बाहर हो जाती हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो जीआई ट्रैक की मोटालिटी को बढ़ा देती हैं, जिस वजह से मोटालिटी बढ़ने की वजह से दवाई को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता अवशोषित होने के लिए, तो वो बिना असर दिखाए शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है। और दवाइयों का असर इस बात पे भी निर्भर करता है कि दवाई आप खाली पेट ले रहे हो या खाना खाने के बाद ले रहे हो। यदि आप दवाई खाली पेट लेते हो तो दवाई का अवशोषण जल्दी होता है, और यदि आप खाना खाने के साथ दवाई लेते हो तो उसका अवशोषण धीरे होता है, क्योंकि और भी तो चीजें हैं जिनको अवशोषित करना है आपको, है ना। तो खाली पेट दवाई का एक्शन लेने से दवाई का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और खाना खाने के बाद लेने से अवशोषण उसका धीरे होता है। लेकिन फिर भी कुछ दवाइयां खाना खाने के बाद क्यों ली जाती है? इसलिए ली जाती है कि वो दवाइयाँ यदि खाली पेट लेंगे तो हमारा जो एम्प्टी स्टमक है उसमें और कुछ तो है नहीं, है ना, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को कहीं रैप्चर ना करे वो, इसलिए उसको ज्यादातर दवाइयों को खाना खाने के बाद लिया जाता है। ठीक है। एक फैक्टर और है, कभी कभी पेशेंट क्या है, बहुत सियाना हो जाता है, वो दो चार डॉक्टरों से एक साथ ही ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, और बताता नहीं है कि मेरा ट्रीटमेंट वहां भी चल रहा है, मेरा ट्रीटमेंट वहां भी चल रहा है। कल गए थे डॉक्टर गुप्ता के पास, आज आ गए डॉक्टर शर्मा के पास, दोनों ने दवाइयां दे दी। गुप्ता को नहीं पता शर्मा ने क्या दवाई दी, शर्मा को नहीं पता गुप्ता ने क्या दवाई दी, तो वहां पर भी ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो ये भी एक कारण है, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर जिसको हम बोलते हैं। दो तीन लोग ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उसको मेडिकल हिस्ट्री का पता नहीं उन लोगों को। तो जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे मेडिकल हिस्ट्री पूछता है कि भाई लास्ट टाइम कब बीमार पड़े थे, अभी आप और कोई दवाइयां तो नहीं खा रहे हो, आपको और कोई बीमारी तो नहीं है ना, आपको डायबिटीज और डायबिटीज शुगर या आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है ना। फीमेल से पूछ लेते हैं, भाई कोई फीमेल थोड़ी मोटी नजर आए तो अनुमान लगा लेते हैं कि भाई प्रेग्नेंट तो नहीं हो, क्योंकि मतलब प्रेगनेंसी का जो सेकंड मंथ रहता है, थर्ड मंथ रहता है, तो उतना समझ में नहीं आता सेकंड मंथ में। तो इसलिए डॉक्टर पूछ लेते हैं, उसके बाद में ही दवाई देते हैं कि एएनसी तो नहीं हो आप, है ना। तो उस आधार पे फिर डॉक्टर दवाई देते हैं।
और ये जो दवाई दी जाती है ये बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, एज के हिसाब से दी जाती है ना। आप किस कैटेगरी में आते हो, आप एडल्ट हो, युवा अवस्था में हो, है ना, तरुण अवस्था में हो, या आप बच्चे हो या बूढ़े हो, है ना, तो और आपका बॉडी वेट कैसा है ना, उसके हिसाब से आपको दवाई दी जाती है, क्योंकि इन सब चीजों का फर्क पड़ता है ना। और डिजीज कंडीशन तो मैंने आपको बताई, डॉक्टर ये भी पूछता है डिजीज तो नहीं है ना। एक चीज और है जो कि ड्रग इंटरेक्शन को अफेक्ट करती है, वो है पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कंप्लायंस क्या होता है? पेशेंट का डॉक्टर के साथ कॉपरेट करना। और पुअर पेशेंट कंप्लायंस मतलब होता है कि डॉक्टर के साथ पेशेंट ईमानदारी से उसकी बात ना माने, है ना। मतलब डॉक्टर कह रहा है भाई दूध के साथ लो और पेशेंट पानी के साथ खा रहा है। डॉक्टर कह रहा है सुबह लो दवाई, पेशेंट कह रहा है नहीं साहब शाम को दी मैंने तो, है ना। तो पेशेंट यदि डॉक्टर की बात नहीं मान रहा तो उसको पुअर पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं। और यदि बात मान रहा है, जैसा जैसा डॉक्टर फॉलो, जैसा जैसा डॉक्टर इंस्ट्रक्ट कर रहा है वैसा पेशेंट यदि फॉलो कर रहा है तो वो गुड पेशेंट कंप्लायंस में आता है। तो कुछ पेशेंट रहते हैं सर्किट माइंड के, जो डॉक्टर की बात नहीं मानते, अपनी ज्यादा चलाते हैं, तो फिर वो पुअर पेशेंट कंप्लायंस में आता है, और जिसकी वजह से ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है। अब डॉक्टर ने कहा था भैया दवाई खाओगे तो खट्टा मत खाना, और दही बड़े के साथ चटनी खा ली इमली की, है ना। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब आता है आपका ड्रग इंटरेक्शन में, है ना। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो पर्टिकुलर एसिडिक पीएच पे एब्जॉर्ब होंगी, है ना। अब हमने एंटासिड दे दिया, एंटासिड क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो दवाइयां अवशोषित नहीं होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है। कुछ दवाइयां साहब ऐसी है कि हमारे जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा रहते हैं उनकी वजह से अवशोषित होती है ना। तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा मर गए एंटीबायोटिक देने से, तो अब वो कम हो गए तो दवाइयों का असर कम पड़ गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना, जिसका दवाइयों के असर पे फर्क पड़ता है। तो यही सब कहलाता है ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसके आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लेना बुक में, और इसके नोट्स बना लेना, और कल मैं आपसे ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है पूछूंगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। नो सर। आया समझ में ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? यस सर। ठीक है बेटा, है ना, 1 घंटे बाद फिर क्लास लूंगा, और सब लोग ज्वाइन करना, ठीक है। ओके।